हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इन्फो कैप्सूल में। मैं हूँ वास्तविकता और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रेलवे एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनकी सीरीज है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए, जो प्रीवियस ईयर यानी कि एनटीपीसी, जो रेलवे एनटीपीसी चल रहा है हमारा, रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, ये हम इसके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, सॉल्व पेपर, उसको हम लेकर के आए हैं, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी वगैरह में क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि उसे हटाए जाने का प्रस्ताव ऑप्शन ए है हमारा दोनों सदनों के बहुमत से पारित हो, ऑप्शन बी है हमारा सदन के 2/3 सदस्य द्वारा पारित हो, ऑप्शन सी है हमारा सदस्य के आधे सदस्यों द्वारा पारित हो, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन हमारा ABCD है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को आर्टिकल 94 के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है यदि मेजोरिटी ऑफ लोकसभा के द्वारा, सिर्फ ओनली मेजोरिटी ऑफ लोकसभा के द्वारा, यानी कि लोकसभा के पारित होना चाहिए, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दोनों सदनों के बहुमत से पारित हो, ये भी हमारा गलत है। हमारा ऑप्शन बी सदन के 2/3 सदस्य द्वारा पारित हो, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। सदन के आधे नहीं, सदन के यानी कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और क्या बन गया, ये आर्टिकल 94 आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 94 क्या है? तो आर्टिकल 94 है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 94। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम सब जानते हैं, विटामिन B1 से विटामिन यानी कि B12 तक, और ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं विटामिन से रिलेटेड। तो आप विटामिन को तो ध्यान से देखिएगा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हमारा ऑप्शन सी विटामिन बी समूह से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन क्या है? ये काफी बार रिपीट किया जा चुका क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 3 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किससे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा 3rd क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन ए है वुड डिस्पैच, हमारा ऑप्शन बी है सैडलर आयोग, हमारा ऑप्शन सी है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, और हमारा ऑप्शन डी है रेले आयोग। तो देखिए, हमारा इसमें राइट आंसर क्या? हमारा इसमें राइट आंसर ए होगा वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? हमारा ऑप्शन ए है अनुच्छेद 227 से भाग 4 के अनुच्छेद 227 से 234 तक। हमारा ऑप्शन बी है भाग 9 के अनुच्छेद 245 से 255 तक। ऑप्शन सी है हमारा भाग 10 के अनुच्छेद 234 से 240 तक, और ऑप्शन डी हमारा भाग के अनुच्छेद 265 से 277 तक। तो देखिए, इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर बी होगा, यानी कि भाग 9 अनुच्छेद 245 से 255 तक। ठीक है, हमारा इसमें ऑप्शन बी राइट है।
यानी भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राजतंगिड़ी पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन ए है बाण भट्ट, ऑप्शन बी हमारा कल्हड़, ऑप्शन सी हमारा कालिदास और ऑप्शन डी हमारा सोमदेव। राजतंगिड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन बी कल्हड़ इसमें सही होगा। राजतंगिड़ी का मतलब होता है राजा की नदियां। ये विशेषकर कश्मीर पर आधारित है ये पुस्तक, और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन बी कल्हड़। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के किस संविधान अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन क्या हमारा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन 217 अनुच्छेद 217, ऑप्शन बी हमारा 124 का खंड 2, ऑप्शन सी हमारा 224 का भाग 1 और ऑप्शन डी है हमारा 21। तो देखिए इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 124 का 2। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश को भारत के संविधान 124 के 2 अनुच्छेद 124 के 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये ग्रुप डी में काफी बार पूछा भी जा चुका है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए है हमारा सुकुमार सेन, ऑप्शन बी है हमारा टी.एन. शेषन, ऑप्शन सी है हमारा सुनील अरोड़ा और ऑप्शन डी है एम.एस. गिल। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, यानी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हमारा ऑप्शन ए है सुकुमार सेन, हमारा ऑप्शन बी है टी.एन. शेषन, ऑप्शन सी है हमारा सुनील अरोड़ा और ऑप्शन डी है एम.एस. गिल। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन ए जो सुकुमार सेन है ये करेक्ट आंसर है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है? कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए हमारा राइन नदी, ऑप्शन बी है डैन्यूब, ऑप्शन सी हमारा अमेजन और ऑप्शन डी है हमारा वोल्गा नदी। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी यानी कि डैन्यूब ये अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है। अधिकतम 10 देशों से होकर के ये नदी गुजरती है। डैन्यूब कितने देशों से होकर के गुजरती है? तो डैन्यूब नदी 10 देशों से होकर के गुजरती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? सल्फर, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी हमारा क्लोरीन और ऑप्शन डी है हमारा सिलिकॉन। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि कार्बन ओजोन परत को नष्ट करता है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? देखिए रेलवे से जुड़ा क्वेश्चन है। इसके पिछली क्लास में भी मैंने रेलवे से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस बताए थे और आज भी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो हमारा ऑप्शन ए है 1953, हमारा ऑप्शन बी है 1853, हमारा ऑप्शन सी है 1895 और हमारा ऑप्शन डी है 1858। तो देखिए भारत में रेल का आरंभ 1858 में हुआ था। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1858 में हुआ था, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। और पहली बार जो ट्रेन चली थी वो कितना किलोमीटर चली थी? तो लगभग 34 किलोमीटर चली थी। इसको मैंने आपको बताया था। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वो ट्रेन हमारी मुंबई से ठाणे के बीच में हमारी पहली ट्रेन चली थी। इम्पॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन में 3 आंसर बता दिए गए हैं। देखिए पहला, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ 1858 में हुआ था, जैसे कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, भारत में रेल कहां से कहां तक, प्रथम बार कहां से कहां तक चली थी? तो वो होगा मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन ये भी है।
और इसी में एक क्वेश्चन और हमारा बन जाता है कि कितना किलोमीटर चली थी, तो लगभग 34 किलोमीटर चली थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा रेलवे से ही रिलेटेड है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है हमारा 1915, ऑप्शन बी है हमारा 1903, ऑप्शन सी है हमारा 1890 और ऑप्शन डी है हमारा 1905। तो देखिए रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो हमारा ऑप्शन डी यानी कि 1905 हमारा करेक्ट आंसर है। अभी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि 1905 में कौन सी एक ऐतिहासिक घटना और हुई थी। हिस्ट्री से रिलेटेड और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एसएससी में रेलवे में पूछा जा चुका है। 1905 की एक ऐतिहासिक घटना आप बताइए कमेंट बॉक्स में, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए 1905 की एक ऐतिहासिक घटना। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के दरबार में भेजा, यानी कि किस सम्राट के दरबार में भेजा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को, ये देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत कारखाना खोला था। विलियम हॉकिंस कैप्टन थे, अनुमति लेने के लिए किस सम्राट के दरबार में गए थे? तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए किस सम्राट के दरबार में भेजा था? हमारा ऑप्शन ए है हुमायूं, हमारा ऑप्शन बी है शाहजहां, हमारा ऑप्शन सी है अकबर और हमारा ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा शाहजहां, ऑप्शन बी। इसमें हमारा आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जहांगीर के दरबार में भेजा था। अब जहांगीर मुगल साम्राज्य से रिलेटेड है। अब ये देखिए जहांगीर का टाइम पीरियड था 1605 से लेकर के 1627 तक का टाइम पीरियड जो है वो आपका शाहजहां से रिलेटेड है और इससे चित्रकला का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। अब देखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा भी जा चुका है। अगर मुगल काल की बात हो चुकी है तो देखिए 1521 में यानी कि 21 अप्रैल 1521 में पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ बाबर की जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध भी आपसे पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो वो देख लीजिए आप, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1520 में हुआ था। डेट वैसे पूछा नहीं जाता है, मैं बता देती हूँ, 21 अप्रैल 1521 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके और किसके बीच हुआ था? बाबर और लोदी के बीच में हुआ था। इसके बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी और इसी के अकॉर्डिंग सीरीज में चलता है बाबर के बाद इनके पुत्र और उसके बाद अकबर और उसके अकबर के पुत्र जो थे वो थे शाहजहां, जिनका की टाइम पीरियड 1605 से 1627 तक का टाइम पीरियड रहा। इसे भारत का चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि शाहजहां अपने आप में भी एक अच्छे चित्रकार थे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मरियन ट्रंच किस महासागर में स्थित है? तो मरियन ट्रंच हमारा ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, हमारा ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, हमारा ऑप्शन सी है आर्कटिक सागर और हमारा ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो इसमें देखिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मरियन ट्रंच किस महासागर में स्थित है? हमारा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हमारा ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हमारा आर्कटिक सागर और हमारा ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो देखिए इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि प्रशांत महासागर मरियन ट्रंच महासागर में स्थित है।
हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? हमारा ऑप्शन ए है 1852, हमारा ऑप्शन बी है 1856, हमारा ऑप्शन सी है 1858 और हमारा ऑप्शन डी है 1860। देखिए अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 1858। देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? हमारा ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन, हमारा ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड, हमारा ऑप्शन सी है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्यु दंड और हमारा ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने और नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि को त्याग दी थी, कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? हमको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, तो वो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे काला कानून के नाम से भी भारत में जाना जाता है। इसमें क्या चीजें थी कि रॉलेट एक्ट नो दलील, नो अपील, नो वकील कानून कहा जाता था इसे। मतलब इसमें अंग्रेज जो भी थे, मतलब अंग्रेज की जो भी शासन थे, वो हमारे भारतीयों को संदेह के आधार पे भी गिरफ्तार कर सकती थी। और इसमें कोई दलील नहीं, यानी कि नो दलील, नो वकील, कोई वकील नहीं, और नो अपील, कोई अपील नहीं थी इसमें। इसके विरोध में ही जलियांवाला बाग में एक धरना चल रहा था, जिसके बाद जनरल डायर ने आकर के निहत्थे भारतीयों पे अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। उसके बाद ही जलियांवाला हत्याकांड था, वो 13 अप्रैल 1919 को एक बेहद ही दुखद घटना थी। इसके बाद ही जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपनी त्याग दी थी। तो इसमें देख लीजिए आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन गया है। पहला क्वेश्चन तो बन गया आपका कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया। और एक दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया इसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसी में तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। अब रॉलेट एक्ट क्या है वो भी मैंने आपको बताया, इसे काला कानून कहा जाता है, इसे काला कानून कहा जाता है। तो देखिए 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आपके बन गए। आप रिलेटेड करके क्वेश्चंस को पढ़िए तो आपको काफी आसानी से याद हो जाया करेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। डेट इसका देख लीजिए आप डेट को रिलेट कर लीजिए। देख लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, वो भी 1919 में हुआ था। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी स्टूडेंट्स। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आती हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनकी सीरीज को मिस मत कीजिएगा। और आपको इसमें जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और इसमें जितने भी ऐसे क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं आपसे वो इसके पहले कहीं ना कहीं रेलवे में या फिर एसएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, और देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किए हैं वो infocapsules.in जो हमारी वेबसाइट है उस पे जाइए एक बार, और इसके सारे क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन को आप विथ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।